करती हैं लेकिन दौड़ाती हैं और थकाती हैं, लेकिन वहां पानी नहीं हुआ करता है। आप कितने पंचेंद्रिय के विषयों में भागे, किसने तृप्त किया तुम्हें? एक रूप में तृप्त नहीं होते, हजारों रूप देखते हो तो भी आंखें फिर बहक जाती हैं। एक सुगंध से तृप्ति नहीं मिली, हजार सुगंध ली, नाक तृप्त ना हुई। हजार प्रशंसा सुनते हो और एक दिन प्रशंसा के शब्द ना बोले जाएं तो मन अतृप्त हो जाता है। ध्यान रखना, हजार भोग भोगे मन तृप्त ना। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती। पांचों इंद्रियों को बस में करो, संकल्प करो, नियम करो। कैसे हंसना, कैसे बोलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे व्यवहार करना, तभी जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। एक गंगा हिमालय से, गंगोत्री से निकलती है। यदि वह गंगा नदी तट से बंद करके चले तो सागर से मिलती है, और जब वह किनारों के बंधन को तोड़ती है तो सागर से नहीं मिलती, बह करके शहरों में आ जाया करती है। अभी दिल्ली का हाल देखा, जो यमुना कभी नाला बनकर बह रही थी, आज उन्मुक्त होकर के बह रही है, तटों को तोड़ करके। और जब जब कोई नदी अपने तटों के नियम को और बंधनों को तोड़ती है तो वह नदी हजारों के मौत में कारण बनती है, हजारों को तबाह करती है। और जब संयम में होकर के बहती है तो हजारों की प्यास भी बुझाते हुए जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाया करती है। संयम में बंधो, वही गंगा मौत है, वही यमुना मौत है, वही यमुना जीवन बन जाया करती है, वही यमुना जिंदगी बन जाया करती है। तो यही जीवन मृत्यु है और यही जीवन अमरत्व है। अमरता को प्राप्त करें, अपने पर थोड़ा अंकुश लगाए। दोनों लाभ है इससे, इस जन्म में भी लाभ है, अगले जन्म में भी लाभ है। आज 10 दिन जो आत्म साधक बन के साधना कर रहे हैं, ये कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, इतना तो सीख गए मेरे भाई कि चटाई पर कैसे सोया जाता है। इतना संयम तो इनके जीवन में आ ही गया, क्योंकि घर में तो डनलप में भी करवट बदला करते थे, घर में तो एसी चलता था तो भी नींद नसीब नहीं होती थी। आज इतना तो सीख गए कि एक चटाई में सोकर भी रात गुजारी जा सकती है। और हकीकत में जिसने सोकर के देखा है तो उनसे पूछना कि डनलप से भी ज्यादा गहरी नींद घास फूस की चटाई में हुआ करती है। ये संयम है, संयम का फल है, ध्यान रखना। ये महिलाएं आत्म साधिका बन के बैठी हैं, ये संयम का इतना फल तो इनको मिल गया और संयम की इतनी अनुभूति तो इनने जान ली कि पहले पर्यूषण आता था तो आधे घंटे लगते थे अलमारी खोलकर ये सोचने में, मुल्ला नसरुद्दीन की तरह की लाल साड़ी पहनूं या नीली साड़ी पहनूं, काली पहनूं या पीली पहनूं। 10 दिन से ये टेंशन इनका निकल गया। एक ही धवल वस्त्र धारण करना है, सफेद वस्त्र। तुम तो खुशी हो, तुमसे ज्यादा ये रामलाल खुशी है। ये इसलिए ज्यादा खुशी है कि इस बार पत्नी ने कहा ही नहीं कि पर्यूषण आ रहे हैं, नई साड़ी लाओ। जेब भी बची, ये भी खुश हुए, इनका भी टेंशन गया, तुम्हारा भी टेंशन गया। कितनी आनंद की अनुभूति हो गई इस संयम से। रंगीन वस्त्र का ख्याल निकल गया मन से। और जब जब सफेद वस्त्र पहनते हो, मन ऐसा करता है कि रंगीन वस्त्र पहन के जब मंदिर से घर आते थे, घर से मंदिर जाते थे, कोई मिल गई, आओ चाय पी लो, नाश्ता कर लो, चले मंदिर को हैं, पहुंच गए होटल में। अब ये सफेद कपड़े पहन के कहाँ जाओगे चाय पीने? ये संयम का फल है। किसके यहाँ जाकर बैठोगे? ये जो लड़के बैठे हैं जवान अल्हड़ दीवाने,
ये घर से चलते थे पर्यूषण में और चाट की दुकान में पानी पूरी गोलगप्पे खाते थे। अब धोती पहनकर खाओ तो लगता है यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ये धोती दुपट्टों में आलू की टिकिया खा रहा है। ये कपड़ों ने पूरा जीवन बदल दिया। अब ये खा नहीं सकते, यहाँ वहां खड़े नहीं हो सकते, ये हंसी मजाक नहीं कर सकते। ये संयम है, पैसा भी बचा। अब इन अल्हड़ दीवानों से पूछो, जब ये बाजार में गए तो कभी घर से निकले कि 100 रुपए जेब में ना हो। 100 रुपए तो जेब में डालते ही हो, पेट्रोल के लिए बाइक पे घूमते हो, खाने के लिए, मस्ती करने के लिए। 10 दिन से इन बच्चों के पास 1 रुपया भी नहीं है और ऐसा आनंद का जीवन जी। ये संयम है, ध्यान रख। 1 रुपया नहीं है, अभी मांग लो इनसे कि भाई 2 रुपए देना, तो ये कहेंगे हमारा गुरु नंगा, हम उससे ज्यादा नंगे। 1 रुपया, कपड़े पहन के नंगे, कुछ नहीं इनके पास। लेकिन जो आनंद अभी है वह शायद असंयम की अवस्था में नहीं था। विचार करो। और ऐसा संयम कि अगले जन्म का छोड़ो, इसी जन्म में भोग रहे उसका फल। घर में एक आसन करते तो मेथी दाना और किशमिश की सब्जी ले दे के कढ़ी, वो भी उसमें हल्दी नहीं डली। विचार ले दे के सेंधा नमक, वो भी इतना मोटा कि टाटा साल्ट की तरह पिसे ही नहीं। खड़ी धनिया, खड़ा मसाला, ये घर का था। और यहां तो आनंद आ गए मेरे भाई। ऐसा भोजन मिलता है जैसे किसी बारात का हो। ऐसे पर्यूषण तो जीवन में कभी नहीं आए। घर में क्या करते, 1 गिलास पानी शाम को, वो भी बीवी कहती पी लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सामायिक करने जा रही हूं। यहां तो बेचारे दिलीप पाटनी, महेंद्र निगोतिया हाथ जोड़ के, कोई कमी तो नहीं, ऐसे पूछ रहे जैसे दामान से पूछ रहे हो। बारात आई, और क्या चाहिए संयम का सुख। इस जन्म का इसी जन्म में तो मिल गया, आगे जन्म में और क्या मिलेगा ये आप सोचिए। कौन कहता है कि भोगों से सुख मिलता है? हरे सुख साधनों में नहीं, सुख तो परमात्मा की साधना में मिला करता है। भक्ति में लीन हो गए। ये बच्चे जो दिन भर मसाला खाते, सुपारी खाते, अब इनके पास जाओ तो नहीं सही ज्यादा 3 बार नमो अरिहंताड़म तो बोलते हैं, ध्यान में बोल लेते, प्रतिक्रमण में बोल लेते हैं नमोकार मंत्र का। ये संयम है। ध्यान रख, ये रंगीन कपड़े पहने होते तो शायद पीछे बैठे होते, जुगाड़ में होते, भीड़ बहुत है, कहां घुसे, VIP बन के आगे बैठे हो। यही तो संयम का फल है। वो घर जाते हो तो माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते, नहीं डांटते ना फटकारते। बोले क्यों? बोले शिविर में बैठा है, कुछ मत बोलो उसको। उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ क्या कर रहा है। बहन जी है कि नहीं है? 6वां उपवास, चेहरे पे हंसी, 4 टाइम खा रहे, नीचे कलर वाले, चेहरा मुरझाया, लटका हुआ। संयम नहीं है इनके पास। संयम था, नर भव सफल करे ले साता, साता में बीत जाता है जीवन। कैसे दिन बीत रहा पता नहीं चल रहा, कैसे दिन निकल रहा। 6वां दिन आ गया, पता ही नहीं चला। एक आए, बोले महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि पर्यूषण 30 दिन के हो जाए। मैंने कहा बेटा माल मलीदा खा लिया है, 30 दिन के हो जाए। विचार करो, सोचना है आपको। एक इंद्री का भी भोग जीवन को दुख देता है। मछली जिह्वा इंद्री का असंयम स्वीकार करती है तो एक स्वाद के लिए मछुआरे के कांटे में अपना तालू फंसा लिया करती है। एक इंद्री का भोग। वो ये नहीं देखती है कि ये आटा नहीं है, ये मेरी मौत है, फंस जाती है। भौरा सुगंध में डूबता है, कमल पर मंडराता है, उसकी सुगंध में ऐसा खोता, ऐसा गुनगुन करता है। ये असंयम देखो, भौरे की ताकत बहुत है, लेकिन
लेकिन कमल पर मंडराते मंडराते सांझ ढल जाती है, कमल बंद हो जाता है, अंदर ही मंडराता है। और एक बात तो देखो, कैसा इंद्रियों का दास है यह जीव कि भौरे में इतनी ताकत है कि वो लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन ऐसा विषय वासना में डूबता है कि कमल की कोमल पंखुड़ियों में छेद नहीं कर पाता है। ये इंद्रियों की गुलामी है। देखो तो कठोर लकड़ी में छेद कर देगा, लेकिन कमल के पत्ते को नहीं छेद पाता है और उसी में प्राण गंवा देता है। एक पतंगा लौ में ऐसा आकर्षित होता है कि अपने ही पंख जला देता है। सोचना है आपको। एक हाथी वासना में ऐसा डूबता है कि अपने को गड्ढे में गिरा लेता है। एक सांप कान इंद्री कर्ण इंद्री में ऐसा डूबता है। ये बात अलग है कि सांप के कान का आकार ना हो, लेकिन सांप में श्रवण शक्ति है, वह सुनता है और ऐसा डूबा कि पिटारे में बंद हो जाता है, आदमी के इशारे पे नाचने लगता है। सोचो जरा, जब एक एक प्राणी एक इंद्री में आधीन होकर इतना दुख पाता है, तो हम तो पांचों इंद्रियों में डूबे हैं, हमारा क्या होगा? विचार करिए। अंतिम दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्य की रचना हुई है। नाम पर दे दो बाबा। भैया कोई बात नहीं। अरे भैया कोई combining work and hobby or your personal goal, both or all the three to शब्द है। लोग शिव का था अपना किया, अपने घर में यज्ञ रचा के देवों का सम्मान किया, अपने घर में यज्ञ रचा कर देवों का the X-ray chest PAU in which you can see that there is cardio. भारत में सभी कम्युनिटीज में इसी तरह खाना खाया जाता है। अच्छा, इसे हम कहते हैं बाटी। बाटी? हाँ, ये दरअसल एक ब्रेड है जो बाहर से थोड़ी सख्त है और अंदर से सॉफ्ट है। ये घी में सराबोर है। और ये शायद ब्राउन शुगर है। ये क्या चीज है? देखिए, ये है चूरमा। आप इसे डेजर्ट कह सकते हैं। यहाँ डेजर्ट अलग से नहीं आता है, ये थाली नहीं होता है। राजस्थान का कल्चर बहुत ही अलग तरह का है। आप आसपास के लोगों को देखकर ये बात जान सकते हैं। इस स्टेट में हिस्ट्री और कल्चर का जबरदस्त एहसास होता है और ये बात यहाँ के फूड में भी झलकती है। इसलिए यहाँ कुछ मुगल इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि हमारे इतिहास में मुगल पीरियड काफी वक्त रहा। दिल्ली से जयपुर आते हुए मुझे रास्ता काफी सूखा सा नजर आया। ये काफी ड्रायर होता है। हाँ, यहाँ ड्राई हीट है। यहाँ बहुत सज्जान लोग हैं। हाँ। इसलिए यहाँ फ्लेवर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंडियन फूड की बात करें तो दिल लगाकर बनाए जाते हैं। लेकिन मैं अब तक जहाँ भी गया हूँ, मैं शेफ से कुछ एक रेसिपीज के बारे में पूछता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ खुलकर बताया नहीं। हाँ, ये सही है। यहाँ कई शेफ्स हैं जो अपना सीक्रेट किसी और को बताना नहीं चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पैलेस के किचन में शेफ्स मुझे कुछ बताने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। Really? वो बड़े दिल वाले हैं। मैं जरूर ट्राई करूंगा। हाँ। इंडियन फूड पर अथॉरिटी रखने वाले किसी शख्स से बात करने और राजस्थान के कुछ ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को टेस्ट करने में बड़ा मजा आया। यहाँ सीखने, समझने, खाने के लिए बहुत कुछ है और प्लानिंग के लिए भी। इस वक्त सुबह के 4 बजे है। मैं आमतौर पर इस वक्त सोता हूँ। इस वक्त उठने का सवाल ही नहीं है। कल रात प्रोड्यूसर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे कि आज मुझे कुछ बेघर बच्चों के लिए खाना बनाना है। आई इंडिया नाम की कंपनी के लोग रोजाना इन बच्चों को खाना खिलाते हैं। मेरे पास चीजें तो थी, पर मैंने सोचा कि मैं इन्हें फाइनल डिनर के लिए यूज करने की बजाय बच्चों के लिए एक चॉकलेट मूस बनाऊंगा। मैं इसकी शुरुआत
दूध और क्रीम मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा करके करूंगा। क्रोकोडाइल बाग पेड़ को मैं व्हाइट पाउडर से मेरे मूव को थोड़ा मैरिंग टेक्सचर मिलेगा। इसकी वजह से आसानी से बाहर आ सकेगा। लीजिए, मैंने इसे डाल दिया है। ये चॉकलेट वैसे महाराजा को दी जानी थी, पर शायद ये इसे इस्तेमाल करने का ज्यादा बेहतर तरीका है। बाद में मुझ पर प्रेशर जरूर पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर से कोई एकदम अलग चीज इस्तेमाल करनी होगी। मैंने आज रात के डिनर के बाद बहुत सी चीजें सीखी हैं। मैं अभी तक सोने नहीं जा सका हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखते हैं, इससे कल कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। शायद खाने की ये चीज बच्चों ने पहले कभी ना देखी हो। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इसे सर्व करूंगा तो बच्चे इसे पसंद करने वाले हैं। रेगिस्तान में जब सुबह का सूरज उगा तो मैं आई इंडिया कंपाउंड की तरफ जा रहा था। ये जयपुर के बाहरी इलाके में है, जहाँ एक स्पेशल वेलकमिंग कमेटी मेरा इंतजार कर रही थी। एक और किचन का स्टाफ पहले ही लंच की तैयारी में जुटा हुआ था और इसके फाउंडर प्रभाकर गोस्वामी ने मुझे इस प्रोसेस के बारे में बताया। देखिए, हमने कुकिंग की शुरुआत सिर्फ 3 बच्चों से की। 3 बच्चे? अच्छा। और उसके बाद 3 से 10 हुए और फिर 30 हो गए। अभी कितने बच्चों के लिए कुक करते हैं? हम सड़कों पर घूमने वाले 3000 बच्चों को रोजाना खिला रहे हैं। तो आज ये लोग क्या बना रहे हैं? आप इन बच्चों के लिए आमतौर पर किस तरह का खाना बनाते हैं? देखिए, हम चावल और दाल बनाते हैं। ओके। हम ब्रेड यानी चपाती भी बनाते हैं। ओके। और एक सब्जी भी बनाते हैं। यहाँ ये जो सारे लोग हैं, ये वॉलंटियर हैं? देखिए, इनमें से कुछ वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। और कुछ लोग सिर्फ पार्ट टाइम वर्कर हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा है। तो आप लोग अपना काम 5 बजे शुरू कर देते हैं और आप बच्चों को खाना देने कितने बजे निकलते हैं? ये लोग अपना काम 9:30 या 10 बजे तक खत्म कर लेते हैं और फिर सारा सामान बसों और जीपों में रखकर अलग अलग सड़कों पर तयशुदा जगहों पर चले जाते हैं। क्लासेस की शुरुआत प्रेयर्स से होती है और फिर इसके बाद कई एक्सरसाइज होती हैं जिन्हें फन और एजुकेशन दोनों के लिए बनाया गया है। ये जाहिर है कि इन बच्चों को इन एक्टिविटीज में मजा आता है। टीचर्स हालांकि सख्त हैं, लेकिन वो इस मस्ती को बरकरार रखते हुए हर किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई इंडिया में मुझे बच्चों पर पानी स्प्रे करने के लिए एक टैंकर पर चढ़ना पड़ा। जमीन से तो अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन टैंकर पर चढ़कर पता चला कि मैं कितनी ऊंचाई पर था। मजा आ गया। मैंने पानी के शावर में भीगते बच्चों के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस देखे, वो मेरे दिल को छू गए। वो इससे मुझे समझ में आया कि कैसे सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाते हैं। प्रभाकर का कहना है कि ये हर शहर में 50,000 बेघर बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि बेघर बच्चों की तादाद कहीं ज्यादा है। आई इंडिया के लोग जिस तरह की कोशिशें कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और इमोशनल है और वो कमाल कर रहे हैं। उन्हें जितना ज्यादा डोनेशन मिले उतना ही अच्छा है। आबादी बढ़ रही है, ऐसे में वो इन बच्चों को सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आबादी बढ़ने से बेघर और सड़कों पर रहने वाले बच्चों की तादाद भी बढ़ती है। मैं क्योंकि एक पश्चिमी देश से हूँ तो वहाँ ये सब कुछ नजर नहीं आता है। अगर भारत में आई इंडिया जैसे लोग नहीं होंगे तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? जब ये बच्चे पानी में नहा रहे थे तो उनके चेहरों पर बेहद खुशी थी, जबकि घरों में तो हम इसे एक आम चीज समझते हैं। लेकिन ये बच्चे नहाने के लिए वाटर टैंकर पर और खुद को साफ करने के लिए दान में मिले साबुन पर और छोटी छोटी दवाइयों और वैक्सीनेशन के लिए भी आई इंडिया पर डिपेंड करते हैं। इन बच्चों के फेस एक्सप्रेशन ने तो मेरे ट्रिप को यादगार बना दिया। जयपुर में इन बच्चों के साथ एक इमोशनल सुबह बिताने के बाद जयपुर के एक रॉयल्टी ने मुझे आज रात डिनर अपने साथ करने के लिए इनवाइट किया है। इस जेंटलमैन का नाम विक या प्रिंस नाइला है। देखिए, हालात कितनी जल्दी बदलते हैं। 4 घंटे में मैं बेघर बच्चों से रॉयल्टी तक पहुंच जाऊंगा। ये बात वाकई एक आई ओपनर साबित होने वाली है। पर मुझे उनसे कुछ चीजें भी सीखने को मिल सकती हैं क्योंकि वो खुद भी एक टैलेंटेड कुक है। उनसे मुझे अपने फाइनल मिशन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। प्रिंस नाइला, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। प्लेजर इज माइन। आपका ये पैलेस तो कमाल का है। जी हाँ, ये मेरा फैमिली होम है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कुछ बेहतरीन डिशेस खाने को मिलेंगी। जी हाँ, राजस्थान की बेहतरीन डिशेस। फैंटास्टिक। वाह, कमाल की जगह रहते हैं आप। जी हाँ, ये मेरे पूर्वजों का घर है। यहाँ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर रहते थे। मैं उनकी 5वीं पीढ़ी से हूँ। उनका नाम फतेह सिंह था।
उन्होंने ही ये सब बनवाया। ये उनका सिटी हाउस था। ये हॉल 1872 से ज्यों का त्यों है। इतने वर्षों से इसे ऐसे ही रखा गया है। हमें हमारे इस हॉल पर बहुत नाज है क्योंकि हमने इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया है। कमाल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज शाम यहीं पर आपके साथ डिनर करूंगा। ये डिनर को लाने का पुराना पारंपरिक तरीका है। पुराने दिनों में बिजली तो होती नहीं थी, तो लोग अपने साथ रोशनी लेकर आया करते थे। वो तमाम इंसेक्ट्स को भी हटाते थे। वो शोर करते हुए आते थे ताकि अगर कोई जानवर इधर उधर रेंग रहा हो तो वो भी दूर हट जाए। तो ये खाना खाने का ट्रेडिशनल तरीका है। यहाँ सब कुछ थाली में पेश किया जाता है। राजस्थान की किसी भी खाने में मिर्च जरूर होती है। हाँ, यहाँ के लोगों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। फ्लेवरसम, स्पाइसी, राजस्थान। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मीट का टेस्ट इसीलिए और बढ़ जाता है क्योंकि लैम में पानी कम होता है। हमने शुरू में मुगल कुजीन देखा और ये देखना बहुत दिलचस्प था कि ये ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड से किस तरह अलग है। इस फूड में कहीं ज्यादा सूखी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ दाल काफी ज्यादा है। यहाँ वो चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं जिन्हें उगाने में कम पानी लगता है। यहाँ फ्लेवर्स ज्यादा नजर आए, टेक्सचर्स भी ज्यादा दिलचस्प थे। ये फूड ज्यादा हार्टी था। शायद इसे रेगिस्तान के माहौल के हिसाब से डिजाइन किया गया था। राजा वगैरह शायद इन चीजों को वाइल्ड गेम में इस्तेमाल करते थे। अब तो जंगली जानवरों को मारना गैर कानूनी है, लेकिन इस सूखे इलाके में लैम्प का इस्तेमाल अब भी किया जाता है। लिहाजा उसका मीट काफी सख्त होता है और उसे ढेर से घी में पकाया जाता है। आपने तो आज मुझे एकदम खुश कर दिया, मजा आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ आपने बनाया है। जी हाँ, आज मैंने मीट खुद बनाया है। चिकन बनाने में मेरे असिस्टेंट्स ने मेरी मदद की है और ये दोनों ही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। मैं फिर से अपने सफर पर रवाना हो गया। मैं ओसिया नाम के एक छोटे से कस्बे की तरफ जा रहा था जो थार रेगिस्तान के छोर पर है। मेरी मंजिल है इंडियन सफारी क्लब, जिसके मालिक है रेजी सिंह। वो डेजर्ट कल्चर और कुकिंग में एक्सपर्ट है। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। श्योर। बहुत शानदार जगह है आपकी। पहली बार ऊँट पर बैठ रहे हैं? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। काफी डर लग रहा है? ओह, थोड़ा थोड़ा। यहाँ खरगोश तो नहीं है, लेकिन हम लैम्प की टांग जरूर पका सकते हैं। लेग ऑफ लैम्प यानी कि पुरानी। में हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि Only survival specialists make the desert a permanent home. The calf will grow to become one of these veterans. The grueling journey has engraved many lessons on his memory. He needs this knowledge to endure the unpredictable droughts, vanishing waters, and fun. अगर आप बात पर ध्यान दें तो देख
इतना अच्छा होता है तो वो हटा रही The plane has a single effect. We are breathing pure air. Valleys with glacial rivers. Elk and rainfall in the forests. We've reached the southern part of Lapland. But even though this is the southern part, we still have to drive to Jorma and around Svartisund before reaching the vicinity of Neuburg. And here, finally, we'll meet the first indigenous people of Finland. Several Sami greet us in one of their traditional tents, dressed in traditional costumes and singing traditional songs. I'd say this is all a bit too authentic. Traditional songs found this huge thatched house less than 200 feet away. But then progress and culture aren't really opposed. In the past, the government, they didn't allow Sami to learn their own language. It wasn't allowed to speak language, Sami language. You feel the yes, you feel Norwegian. You feel like a Norwegian when I'm abroad. Here in Norway, I feel like a fan. We are gonna reindeer meat. We use reindeer meat, boiled, grilled, and dried. Check out, huh? Reindeer with coffee. लगे पर इसकी शुरुआत हो चुकी है. Getting torn off, but the algae grow again at the fastest rate of any plant. मछली पकड़ने की डोरी भी है. यहाँ मछलियों के टुकड़े पड़े हुए हैं. Is large, then at the
ये सुन थोड़ी आवाज ठीक चल हो जाती एक बढ़ा लो हैं एक बढ़ा लो संस्कार सिर्फ इतना है कि बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। बात तो समझना, बात बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। याद रखना कि सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है और मुर्दों को खड़ा करना ये संत का काम है। सूखे को हरा करना, सूखे को हरा करना ये बसंत का काम है, मुर्दों को खड़ा करना ये संत का काम है। ये बबलू इस नगर इस शहर में खिड़की लोग का क्या तो बाहर जाने का कितनी आवाज है उत्तर प्रदेश परिवार चलाया। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज पानी की बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए। और मेरा मानना ये है नहीं सामने बात करते हो संत मिलन ये जीवन का बड़ा अद्भुत क्षण होता है। यहाँ से दे जाएगा उसे जाएगा तो हमेशा मिलते रहते हैं, सुबह शाम मिलते रहते हैं, तो नाम मिलते रहते हैं। और संत से संत का मिलन क्या होता है बताओ बताओ। हाँ अरे तो बोलो ना। हाँ संत का मिलन, संत और संत का मिलन। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज साहब और मिलना आपने देखा अपनी आंखों से। मैं इस शब्द को यह मानता हूं जब लड़का लड़की का विवाह होता है, विवाह 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 की परिभाषा बताओ बताओ। विवाह 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 की डेफिनेशन में अपनी शब्द में यह बनाते हो विवाह शुरू में वाह वाह बीच में आह अंत में तबाह वही है विवाह। परिवर्तन के लिए मैं आपसे कह रहा था कि लड़का लड़की मिलते हैं तो विवाह कहते हैं। लड़का 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 लड़की मिलते हैं उसको विवाह कहते हैं और जब संत से संत मिलता है उसे वाह वाह कहते हैं। आगरा में क्रांतिकारी राष्ट्रसंत मुनीश्री तरुण सागर जी का मंगल प्रवेश एक ऐसा पल था जो आगरा के हर एक वाशिंदे के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। खत्म हो गया उठा ले इसको। आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में से ये पल झांकने लगेंगे।